एमीन्स शुरू कर रहा है, ठीक है सर। एक सबसे खास दुख देने वाली बात जो हुआ करती थी, RCH2NH2, RRCHNH2, RRRCNH, प्राइमरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन, ये टर्शियरी अमीन, तीनों प्राइमरी अमीन, क्योंकि NH3 का सिर्फ एक H लापता है, इसलिए तीनों। अगर मैं यहाँ से H हटाकर R लगा देता हूँ तो, और ये H हटा के भी R लगा देता हूँ तो, पहला दिक्कत वाली बात ये थी। दूसरी, एमीन कोई सा भी हो, जब तक ये तीनों H थे, ये अमोनिया का फोटो था, शेप का नाम था ट्राइगोनल पिरामिडल, लोन पेयर शेप का पार्ट, और अगर इनके कोने में लाने तो ये बन रहा एक ट्रायंगुलर बेस वाला पिरामिड, इसलिए बोला ट्रायंगुलर पिरामिडल। और ये एंगल अप्रोक्सीमेटली 107 या 107.5 डिग्री, ज्यादातर 107। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3, क्योंकि नाइट्रोजन के पास टोटल 4 पेयर्स हैं। नाइट्रोजन के पास टोटल, अब उसमें कितने बॉन्डेड है कितने लोन मतलब नहीं, 4 पेयर्स हैं। तो sp3 है तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट्स, लेकिन एंगल 107 क्यों रह गया? क्योंकि लोन पेयर बॉन्डेड पेयर रिपल्शन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू बॉन्डेड बॉन्डेड। लेकिन अगर ये तीनों CH3 हो जाएं तो ये H के मुकाबले बल्कि हो गए, और H के मुकाबले बल्कि हो गए तो इनके बीच का एंगल बढ़ जाएगा, और वो बढ़ के 108 पे अटका। उसमें मैं आप कुछ नहीं कह सकता, अच्छा जी अटका होगा। एक बात यहाँ नहीं है, मान लीजिए ये किस्सा हो जाए, क्या ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा? इसको कहीं से भी काटने की कोशिश करो, क्या ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा? नहीं हो रहा, तो ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये वाला टर्शियरी अमीन कायरल, मान लो मैं किसी एक की जगह H कर दूं तो भी ये कायरल ही रहेगा। लेकिन कह रहा है इस केस में जो ये जो कायरल मिले, ये और इसकी मिरर इमेज, वो एक दूसरे में अपने आप ही इंटर कन्वर्ट होते रहता है। जैसे और जगह था कहीं तो आ डी फॉर्म का डिब्बा अलग, डी लैक्टिक एसिड का एक डिब्बा, एल लैक्टिक एसिड का अलग डिब्बा बाजार में मिल जाता है। समझ लो क्या कह रहा हूँ? डेक्स्ट्रोलैक्टिक एसिड और दोनों सेपरेट पहले अलग अलग बॉक्सेस मिल सकते हैं मार्केट से खरीदने जाओ तो, इस केस में वो नहीं कन्वर्ट होता रहता है। नेक्स्ट बात, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने पिछले लेसन में नहीं, ये नहीं की पिछले लेसन में। RnO2 हो चाहे ArNO2 हो, NO2 के O हटाकर, NO2 के O हटाकर क्या डालने हैं? H। क्या डालना है? H। क्या बन गया नाइट्रो से? एमीन। ऑक्सीजन हटा के H आया, यानी ये जो गाना बोर्ड पे लिखा गया दिस गाना इज रिडक्शन। अब रिडक्शन करने के लिए जो एजेंट यूज किया होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, ब्रह्मास्त्र रिड्यूसिंग एजेंट कौन? तो यहाँ फेल होता है। फेल इस सेंस में ये रिडक्शन नहीं कराता, वो कराता लेकिन अमीन नहीं बनाता, कुछ और बनाता। हमें नहीं पता क्या करना, हमें नहीं करना। तो रिड्यूसिंग एजेंट फिर कौन? तो पुराना वाला निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम यहाँ भी काम कर रहा है क्या? फिर अपना LaH नहीं कर रहा, लेकिन मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड के नाम पे मैक्सिमम टाइम वो FeHCl या फिर SnHCl देता है। लड़ गए। FeHCl की कुछ खास बात थी, इसको बोलता था चीपेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। चीपेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? कह रहा आयरन तो हम स्क्रैप मार्केट से लेंगे, आयरन हम स्क्रैप मार्केट से लेंगे, लेकिन HCl तो खरीदना पड़ेगा, वो महंगा। कह रहा है HCl भी खरीदना तो पड़ेगा, लेकिन एक ही बार खरीदने से काम हो जाएगा। कैसे? ये रिएक्ट करके FeCl2 + H2 बनाता है, 10th में भी था। तो 2H बोल दिया फिलहाल मैंने, रिड्यूसिंग एजेंट का जब काम कराना है आपस में H2 बनते उससे पहले ही वो नाइट्रो पे जाके धावा बोल दिए, उसका NH2 बना दिया। तो ये FeCl2 बन गया, तो मेरा Fe भी कंज्यूम हो गया, और तो बोला इसको आप हाइड्रोलाइज कर दो। हाइड्रोलाइज करने से HCl रीजनरेट हो जाएगा, आयरन लेकिन रीजनरेट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब आपको रेगुलर सप्लाई ऑफ आयरन चाहिए और HCl बस एक बार, तो इसलिए बोला इट इज द चीपेस्ट रिड्यूसिंग। और कबाड़ी बाजार में लोहा 5-7-10 रुपए किलो होगा आज भी। नेक्स्ट हेडिंग बोर्ड पर दिख रही है, अमोनोलिसिस ऑफ, खूब सारी बार पढ़ लिए। इसको हमने हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन भी कहा था। पहली बार तक तो मुझे अमोनोलिसिस लगता, पहली बार तक मतलब RX + HNH2, अल्कोहलिक भी लिख देता है कई बार, मीडियम बेसिक क्या रखा? RNH2, अमोनिया डाला तो अमोनोलिसिस। अब फर्दर अगर मैं रिएक्ट कराता हूं तो क्या फिर से अमोनिया डाला? अब तो हम एल्काइल हैलाइड डाल रहे हैं, लेकिन वो फिर भी अमोनोलिसिस कह रहा है। तो उल्टा सोचो, RX में RNH2 डाल रहा हूं, जबकि मैं RNH2 में RX डाल रहा हूं फिलहाल, तो ये क्या बना? फिर से मैंने RX डाला है, RN अमीन डाला, तो इसको हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन, मीडियम हर बार। तो अभी किसी की कॉपी में चेक वेक कर रहा था, वहां पे इसने लिखा था कि इसका ड्रॉबैक क्या है, तो लिख रहा है बिकॉज फ्रॉम इट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी अमीन्स आर ऑब्टेन्ड। क्या लिखना था? मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन्स एंड क्वाटरनरी सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड व्हिच आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। हो गया। अब यही एक इंपॉर्टेंट बात वो कह रहा है कि जो अमीन्स होते हैं
स्पेशली जो गैसियस एमीन्स होते हैं, गैसेस को स्टोर कर पाना मुश्किल काम। हवा भरवा के रखी टायर में, महीने 2 महीने बाद उठाया दिखा के कम हो गई, लॉस हो रहा है। तो गैसेस को स्टोर कर पाना मुश्किल काम। तो उसने बोला उसे आप किसी एसिड से रिएक्ट करा दो। अब एसिड जरूरी नहीं आपने HX से लेना, H2SO4 भी ले सकते हो। तो क्या होगा, इस पर लोन पेयर है, वो उसका H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव। क्या बन गया, सॉल्ट। नाम क्या रखूं, अगर आर का नाम इस कंपाउंड में अगर CH3 है तो क्या नाम रखूं कंपाउंड का। चलो और आसान कर रहा हूँ, X का नाम अगर Cl नेगेटिव है तो क्या रखूं, थोड़ा सा चेंज करो, Cl पक्का हो गया ना, मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। क्यों, क्योंकि NH4Cl कौन, उस अमोनियम क्लोराइड का एक H हटके ही तो बस एक आर आया हुआ है, आर कौन सा आया हुआ है, मिथाइल, तो मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। अगर मिथाइल 2 हो जाए तो मान लो कोई और क्यों, डाइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो इसको स्टोर करके रखना है तो क्या बना के कर दो, सॉल्ट। अब मुझे सॉल्ट बना के रख तो दिया, लेकिन मुझे जरूरत है अमीन की। वो तो मर गया तो सॉल्ट बन गया, अब कहाँ से लाओगे, क्या करो, कहते नहीं मैं जिंदा हो जाऊंगा। मुझे अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करा दो, स्ट्रॉन्ग बेस इसमें से उस एसिड को निकाल लेगा, खींच मारेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, तो वो HX NaOH के साथ NaX प्लस या सॉल्ट एंड वाटर, बोलो तो आपका ये अमीन फिर से रीजेट हो गया जी। ये लाइन पता ही है, पुरानी है, जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते थे, अमोनोलिसिस भी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का केस था सबसे इजीली। वहीं के बाद टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी जो आपका अंग्रेजी क्वेश्चन था ये भी लिखते थे साथ में। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था तो इन जनरल किससे, SN1 SN2 कुछ नहीं, बस सिंपली मुझे जवाब देना तो सबसे इजीली टर्शियरी में, ठीक है, तो उस बेसिस पे था। नेक्स्ट रिडक्शन कल पढ़ गए थे क्या, इसको कॉन्क HCl करते थे तो एमाइड, डाइल्यूट HCl करते थे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब ये रिएक्शन पढ़ाई थी फर्स्ट चैप्टर के एंड में, तो उसमें पहली वाली क्या थी, साइनाइड का रिडक्शन। रिडक्शन में 2H, 2 बॉन्ड काटते थे और 2 बॉन्ड काट के 2H इधर 2H इधर, कौन, या तो LH या वो बचपन वाला मतलब वनस्पति की वाला, निकेल और प्लेटिनम और पैलेडियम में लिख सकते हो यहाँ, या फिर खाली NaC2H5OH। NaC2H5OH क्या बनाता था, सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। याद आ गई, टेंथ में भी थी रिएक्शन, अभी भी पढ़ी थी। एल्कोहल खाली सोडियम से रिएक्ट करता है, फिनॉल सोडियम से भी करता है और Na से भी करता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम से भी करता है, NaOH से भी करता है, Na2CO3 NaSCO3 से भी करता है। याद आई। और यहीं पे एक बात ऐड कर रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसा दे, ये कंपाउंड NaSCO3 से रिएक्ट, ये कंपाउंड NaSCO3 से रिएक्ट नहीं करता, ये कंपाउंड भी शायद NaSCO3 से रिएक्ट नहीं करता, ये कंपाउंड NaSCO3 से रिएक्ट कर जाता है। क्यों, NO2 जब फिनॉल में लगते गए थे तो उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता चला गया था। ये वाला तो पक्का डंके की चोट पे कर जाएगा, क्योंकि इसने तो अपना नाम ही क्या घोषणा कर दी थी, पिक्रिक एसिड। याद आ गया किससे, तो ये एक बात है कि पिक्रिक एसिड भी सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर जाता है, और डाइनाइट्रोफिनॉल भी। मोनो का मुझे पता नहीं करता नहीं करता, डाइट रहे तो करी था। तो यहाँ Na के साथ Hg लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा तो ठीक, हमारे लिए तो सोडियम इथॉक्साइड जैसे ही बनने वाला है। अब ये साइनाइड से क्या बना हुआ है, की जगह क्या बना हुआ है, हमाइड, साइनाइड की जगह। तो अब हमें रिडक्शन कराना है, तो ब्रह्मास्त्र 2H इधर 2H इधर 2H इधर, क्या बन गया, RCH2NH2। तो एमाइड के रिडक्शन से भी एमीन और साइनाइड के रिडक्शन से भी एमीन। लिख के ब्रेक करके देखो, ये तब चीजें याद रहती हैं, अपने आप उंगली चलती है फिर जब 3-4 बार जब पे चला रखी हो रफ पेज पे। अब RCONH2 मैंने जानबूझ के फिर से लिखा, अगर मैं इसको LAH से रिड्यूस कर रहा हूं तो RCH2NH2 प्राइमरी अमीन, इसमें अगर N कार्बन थे तो इसमें भी, लेकिन अगर इसका रिएक्शन मैंने Br2 प्लस NaOH से कराया, इसकी जगह और क्या लिख सकता था, NaOBr, इसकी जगह और क्या लिख सकता था, तो रिएक्शन कौन सी, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। याद आ गई। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में ये CO2 बीच में से गायब हो जाता है और ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाती है RNH2। तो अभी फिर से प्राइमरी अमीन बना, लेकिन इस बार कार्बन, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, उतने ही कार्बन का अमीन बनाना है माइड से, तो वहीं की वहीं रिडक्शन करा दो, और एक कार्बन कम का बनाना है तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करा दो। तो ये एक जगह पे बॉक्स मार के लिखो, कंपैरेटिव स्टडी दिमाग को ज्यादा टाइम तक याद रहती है। नेक्स्ट इज गैब्रियल सिंथेसिस के नाम से मोस्ट प्रोबेबली रिएक्शन आएगी, मुझे याद रखनी है, गैब्रियल्स थैलीमाइड सिंथेसिस। अब उसने थैलीमाइड सिंथेसिस दे दिया तो ठीक, लेकिन गैब्रियल सिंथेसिस दिया तो भी मेरा दिमाग उठाएगा कि जी गैब्रियल्स थैलीमाइड सिंथेसिस थी, तो इसका मतलब मुझे इसमें थैलीमाइड का कुछ यूज करना है। थैला थैली का खेल क्या था, इस कंपाउंड का नाम था बेंजीन, इसका नाम था बेंजोइक एसिड, इसका नाम भी था बेंजोइक एसिड, नहीं इसका नाम था थैलिक एसिड, PHTHALIC थैलिक एसिड। जल्दी से कॉपी पर
प्लस NH3 लिख के प्रोडक्ट बनाओ, क्या होगा? यहाँ क्या लिखूं? कार्बन ऊपर, चलो जी ऊपर लिख लो, CONH2। खा गए फिर से गोली। इतनी बार बोलूं बार बार, ये बेस है, ये पहले सॉल्ट बनाएगा। अगर इसको हीट कर दिया, सीधा यहीं हीट कर दिया, तो ये ना बना के सीधा यहाँ दिखा दो। क्या होना था? यह वाला, यहाँ से H2 और एक हो, यहाँ से H2 और एक हो, तो बना क्या बना? कंपाउंड का नाम पूछ रहा हूँ, थैलामाइड। देखना CONH2 यहाँ क्या कुछ अजीब अंदाज में बनाए हुए, दोनों सेम। अब इसको भी अगर हम हीट कर दें तो इसमें से अमोनिया निकलती है एक और। कैसे निकलती है? ऐसे, समझ गए? क्या बना? CO थैला कट कर छोटा हो गया था, थैली बन गया था, थैलीमाइड। ये मेरे को, मैं सीधा थैलीमाइड से शुरू करने वाला था रिएक्शन, फिर मुझे याद आया, मैंने कहा ये वाला कहानी आज तो बता ही देंगे। फिलहाल मुझे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस जो करनी है वो इससे शुरू करनी है। इसको पहले KOH या NaOH से ट्रीट करने वाले हैं। इस पे रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं। ये जो NH का बॉन्ड है ये N की तरफ जा रहा होगा बिकॉज NH, तो यहाँ से H+ निकलने का सीन है। तो कुल मिला के थैलीमाइड को ये एसिडिक जैसा कह रहा है, और एसिड और बेस सॉल्ट बनाएंगे, तो सॉल्ट बन गया CON नेगेटिव K पॉजिटिव। ये थैलीमाइड था अगर, तो इसका नाम पोटेशियम थैलीमाइड। आइड तो इसमें पहले ही लगा हुआ है, तो नहीं तो नेगेटिव आने पे क्या लगाते थे? आइड। इसके नाम में बाई चांस आइड पहले ही है, तो इसलिए पोटेशियम थैलीमाइड। अब इस पोटेशियम थैलीमाइड के ऊपर ध्यान देना, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। पहले वाले का नाम RX को क्या कहते हैं? एल्काइल हैलाइड। RX को क्या कहते हैं? अब दूसरे वाले का बता दो। बेंजाइल हैलाइड। गुड। और तीसरे वाले का एराइल हैलाइड। तीनों में से कोई भी हमने लिया। एल्कली मेटल बोला, मैं हेलोजन लेकर भाग जाया करता हूं। भाग जा भाई। क्या बन गया? CO N पे कौन आ गया? R। दूसरा वाला किसका बनाता? तो CON पर क्या? CH। बोलो आ रहा है नहीं? तीसरे वाले में किसका बनाता? तो यहाँ तक तो N। X ये लेके भाग गया। बोलो आया नहीं? कि कौन सी नहीं होगी इनमें से, तीनों में से? थर्ड वाली नहीं होगी, क्योंकि CX बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत दिन बाद आया आज। बस यही एक तो रीजनिंग का क्वेश्चन है कि इससे एरोमेटिक अमीन क्यों नहीं बना पा रहे, कि जिसके लिए एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा, और एराइल हैलाइड तो रिएक्ट करेगा नहीं। अब ये जो बन गया दोनों केस में, ये यहाँ शांत नहीं रहने वाला, ये यहाँ शांत नहीं रहने वाला। ये कह रहा है मैं क्या करूंगा, तो हमने कहा ये हाइड्रोलाइज करेगा। हाइड्रोलाइज कैसे करेगा? रुक के देखो, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इधर H, इधर OH, ये भी काटो, इधर H, इधर OH। क्या बन गया वो? RNH2 क्या? और ये थैलिक एसिड। एसिड यानी बेसिक कर दो, CO नेगेटिव बना के छोड़ना चाहो CO नेगेटिव छोड़ दो, एक बार को H भी छोड़ाते हो तो उसके वो मार्क्स नहीं काट रहा। मेरा मुद्दा क्या था? तो थैलीमाइड सिंथेसिस से सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स बन सकता है। वाई क्वेश्चन, तो उसका कोई प्रॉपर जवाब है नहीं। हम रिएक्शन लिख के दिखाएं और साथ में कह दें ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस इन लास्ट स्टेप N will have at least नहीं, N will have 2H, N will definitely have 2H। 10 जब N पे 2H आ गए तो प्राइमरी मीन बनेगा। सो ओनली प्राइमरी अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। दूसरा क्वेश्चन, इससे एरोमेटिक अमीन क्यों नहीं बन रहा? तो क्या जवाब? फिर हमें एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा, और एराइल हैलाइड में CX हैज, तो इसलिए उसमें ये रिएक्शन नहीं होगी। दूसरे केस में क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? अगर बनाने पे आऊं तो उधर वाला बना दो बस। क्या हो गया? इधर H OH, इधर H, इधर OH, तो CH2 NH2। प्रोडक्ट का नाम चाहिए, आप ही हेल्प कर रहा हूं मैं, आपने सही बताया था 2 मिनट पहले। हाँ, जब बेंजाइल क्लोराइड था वो, तो ये आपने सही बताया था ना, बेंजाइल हैलाइड। तो ये बेंजाइल हैलाइड की जगह बेंजाइल एमीन, X की जगह NH2 आ गया, तो इसलिए बेंजाइल एमीन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मेरा ख्याल हो गए। फिजिकल प्रॉपर्टीज करके छोड़ते हैं, कल काम खत्म हो जाए केमिकल प्रॉपर्टीज का, जिससे लोअर एलिफेटिक आर, लोअर एलिफेटिक मतलब कम कार्बन वाले जो एलिफेटिक एमीन्स हैं और वो गैसियस हैं, और उनमें फिश जैसी स्मेल शायद होगी, फिशी स्मेल लिखा हुआ है, पता नहीं। प्राइमरी एमीन्स विद 3 और मोर कार्बन, प्राइमरी वाले जिनमें 3 या उससे ज्यादा कार्बन हो, वो या तो लिक्विड होते हैं या उससे भी हायर वाले तो सॉलिड हो जाते हैं। सेकेंडरी टर्शियरी करने का छोड़ो चक्कर, कहां तक बताऊं? एनिलीन, एनिलीन साहब कौन? एक मिनट, ये बन गया, क्यों बन गया? ये साहब बेंजल्डिहाइड है, ये साहब बेंजल्डिहाइड है। इनमें स्मेल थी कोई खास, किसी को याद हो? बेंजल्डिहाइड में आलमंड्स की स्मेल है, कड़वे बादाम की स्मेल है। अब हमें फिलहाल ये बात करनी थी कि फिनॉल साहब रखे रखे कलराइज कलर्ड की हो जाते हैं,
ब्राउन से कलर के क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो एयर से ऑक्सीडाइज होकर थोड़ा बहुत पैराबेंजोक्विनोन बना लेते हैं और उसमें पैराबेंजोक्विनोन फिनॉल के साथ खूब बड़ी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा नहीं? तो फिलहाल तो बस मुझे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पैराबेंजोक्विनोन, तो एयर से भी वो ऑक्सीडाइज होकर थोड़ा सा, थोड़े से मॉलिक्यूल भी पैराबेंजोक्विनोन बन गए तो वो कैसा हो जाता है? कलर्ड। आया? हमें ये सब तो करना नहीं था, हमें तो एनिलीन करना था अभी। हाँ या नहीं? एनिलीन के लिए क्या कह रहा है? कलरलेस लिक्विड है, फिर से कलर्ड हो जाता है ड्यू टू फिनॉल भी एरियल ऑक्सीडेशन से कलर्ड, और एनिलीन भी, एनिलीन में भी ब्रोमिनेशन कराए तो ट्राइब्रोमो एनिलीन, जिन्हें आगे का पढ़ा हुआ याद आ रहा हो, और फिनॉल में भी ब्रोमिनेशन कराए तो ट्राइब्रोमो फिनॉल, दोनों व्हाइट कलर के, ट्राइब्रोमो फिनॉल भी व्हाइट, ट्राइब्रोमो एनिलीन भी व्हाइट। अब ये मेरे को समझ नहीं आता, कहते हैं इसकी ऑक्सीडेशन से क्या बनता है वहां, इसकी ऑक्सीडेशन से भी वो कह रहा है यही बनता है। यहाँ तो नहीं लिखा हुआ मेरी बुक वाले ने, अजीब आदमी है नहीं है। पेन कहाँ गए? कहते पता नहीं, बस ये बन जाते। तो कुछ ही बुक्स में है, सब में तो नहीं लिखा, हमारे यहाँ तो नहीं लिखा। हो गया। सॉल्युबल इन वाटर, और सॉल्युबिलिटी एल्कोहल्स के कंपैरिजन में ज्यादा, क्यों? O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन N। उससे क्या हुआ? एल्कोहल वाटर के साथ ज्यादा बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, क्योंकि वहां OH में पोलैरिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू NH। ये बात समझ आ रही है? या OH भी पोलर, NH भी पोलर, लेकिन ज्यादा पोलर OH, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, N की 3, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज पॉलिंग स्केल पे, याद हो? तो OH ज्यादा पोलर हो गया, ज्यादा पोलर हो गया तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा होगा। ठीक है, यही इन्होंने क्वेश्चन और बना रखा है। एल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन एमीन्स। एमीन्स तो एसिडिक नहीं है, एमीन्स तो याद आ रहा हो बेसिक, लेकिन कंपैरिजन लेते हुए एल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन एमीन्स। क्या जवाब? वही वाला जो भी सेम, यही वाला OH बॉन्ड, और ज्यादा पोलर कौन, तो इसलिए H प्लस निकलना आसान किसमें से? एल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन एमीन्स बिकॉज OH बॉन्ड इज more polar than NH bond because N is more O is more electronegative than N. Solubility in water, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन तीनों पानी में घुलते थे, या प्राइमरी सेकेंडरी घुलते थे, टर्शरी नहीं घुलते थे? टर्शरी में N पर H नहीं है, तो इसलिए वो नहीं घुलेंगे। तीनों घुलते हैं, क्योंकि टर्शरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शर्त क्या? एक मॉलिक्यूल में FO या N होना चाहिए, और दूसरे मॉलिक्यूल में H होना चाहिए जो F को या O को N को छू रहा हो। कंफ्यूजन हम कहाँ होता था? बॉइलिंग पॉइंट की जब बात आती थी, प्राइमरी अमीन का ज्यादा, सेकेंडरी का कम, और टर्शरी का बहुत कम। क्यों? टर्शरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। अभी तो आप कहते होती है। तो टर्शरी अमीन और वाटर में होती है, टर्शरी अमीन और टर्शरी अमीन में नहीं होती। बॉयल करते वक्त क्या करना है? अमीन अमीन को दूर करना है, बॉयल हो जाएगा। ये भी टर्शरी अमीन, ये भी टर्शरी अमीन, बीच में क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। टर्शरी टर्शरी तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, और नहीं होगा तो सिर्फ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी, जो हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक होती है। तो इसलिए टर्शरी अमीन का BP बहुत कम। तो यहाँ कंफ्यूजन दूर करो, फिर से वही सॉल्ट वाला किस्सा, जितने 50 बार बता दो एसिड और अमीन मिलकर सॉल्ट बनाएंगे, फिर भूले मिले, ऐसे इसका किस्सा है। टर्शरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती, सही है, टर्शरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती। जब हम बोले टर्शरी अमीन मतलब किसके साथ? अपने साथ। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, किसके साथ? अपने साथ। फिर अगर किसी और का तो फिर उसका भी नाम ले। तो टर्शरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, मतलब टर्शरी अमीन और टर्शरी अमीन में नहीं होती। टर्शरी अमीन की वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जब मैं पानी में घोल रहा हूं तो मुझे क्या देखना है? टर्शरी अमीन और टर्शरी अमीन के बीच की, या टर्शरी अमीन और वाटर के बीच की? तो टर्शरी अमीन और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसलिए टर्शरी अमीन इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन सॉल्युबिलिटी कम होगी, किसके मुकाबले? प्राइमरी सेकेंडरी, क्योंकि टर्शरी अमीन में 3 R आ गए। R होते हैं हाइड्रोफोबिक, R को पानी से नफरत। तो जब 3 हाइड्रोफोबिक वाली चीज आ गई तो आया। रिपीट करूं, कंफ्यूजन नहीं, भूलेंगे कौन से? तीनों बॉइलिंग पॉइंट में, लेकिन प्राइमरी का सबसे ज्यादा, N पर 2H है, 2 जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। NH सेकेंडरी अमीन में N पे 1H है, एक जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और टर्शरी अमीन में तो N पे H ही नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा टर्शरी अमीन और टर्शरी अमीन में। आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही। अगर आप अमीन को वाटर में डाल रहे हैं तो वहां पर ऐसा कुछ क्या, और क्योंकि सॉल्यूशन में क्या तैरता दिख रहा है? OH नेगेटिव आयंस, तो सॉल्यूशन विल बी बेसिक। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb से डिनोट कर देंगे, एंड इट विल बी RnH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन RnH2। ये जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतने ज्यादा H+ लेगा, H+ ज्यादा लेगा तो ये ज्यादा बनेंगे, ये ज्यादा बनेंगे, और ये कम रह जाएंगे। तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, यानी K भी बड़ा होगा। तो जैसे पिछले लेसन में था, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ K स्ट्रॉन्गर द बेस, अब ग्रेटर द वैल्यू ऑफ PKB, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KB बोलना था मुझे पहले, स्ट्रॉन्गर द बेस, और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ PKB इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KB। तो ये अगर बड़ा होगा तो ये छोटा हो रहा होगा। ठीक है, इसी में जिन्हें याद हो, एक्सरसाइज में एक बढ़िया सा क्वेश्चन डाला हुआ है कि इस सॉल्यूशन में अगर हम क्या डाल दें FeCl3, तो वहां पर
FeOH होल थ्राइस बनता है, और हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर भी पढ़ रखा, तो इसको हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। ये क्या है? रेडिश ब्राउन सॉलिड, और सही मायने में तो ये कौन है? रस्ट है। तो फिलहाल हमें ये नहीं कहना कि जो सॉल्यूशन में रस्ट लग जाएगा, ये तो याद रखने के लिए कि भाई ये रस्ट वहां पर ये कंपाउंड बन गया, इस वजह से वहां क्या कलर आ गया? रेडिश ब्राउन। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ये आपका एरोमेटिक अमीन एनिलीन, अभी 2-3 दिन पहले ही ऐसे विचित्र प्राणी पाए गए हैं जिनके एनिलीन की स्पेलिंग डबल एन थी, तो वो ध्यान दे लेना जरा। ये एलिफेटिक अमीन और वो एरोमेटिक अमीन। यार साहब प्लस आई इफेक्ट दिखाते हुए इलेक्ट्रॉन पर एन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे, और यहाँ पर रेजोनेंस होते हुए एन पर लोन पेयर अवेलेबिलिटी कम हो रही होगी। अमोनिया में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होगा, ना आने जैसा और ना जाने जैसा। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो बेसिक कैरेक्टर अमोनिया का ज्यादा होगा, और इन दोनों में करेंगे तो क्योंकि आर ने एन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी बढ़ा दी होगी। हो गया। और यहीं पे वो हमारा तरह तरह से और बुद्धू बनाएगा। पहले ये छोटी वाली बात खत्म करता है। इसमें अगर ये H+ एक्सेप्ट कर लेता है, तो H+ एक्सेप्ट करने के बाद ये बन गया RNH3 पॉजिटिव, जिसका नाम एनिलीनियम आयन। रीजनिंग के क्वेश्चन में भी जरूरत पड़ेगी इस बात की, और इसका इस तरह से करके कंपाउंड का IUPAC नेम भी पूछा हुआ बोर्ड ने इस कंपाउंड का, तो इसका IUPAC नेम एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड। और अगर मैं 1 मिनट रोक के यहाँ HSO4 नेगेटिव लिख दूं तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब मुद्दा ये था हमारा तो कि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नाम पर 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें और इसमें क्या फर्क आया? अंदर पाई बॉन्ड्स की पोजीशन देखो बदली हुई है, बाहर की कोई इन्वॉल्वमेंट रेजोनेंस में नहीं। एन के 4 बॉन्ड हो चुके, 3 H के साथ, 1 रिंग के साथ, तो एन तो अपना स्टेट एक्सपेंड कर नहीं सकता। तो यहाँ कुछ पार्शियल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कुछ सीन होना नहीं है। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है के? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसके कितने हैं? बोलो सर, पढ़ चुके हो? 5 नहीं थे फिनॉल की तरह? तो अब एनिलीन से बोला तुम्हारे को H+ दे दें, लेना चाहोगे क्या? तो क्या कहेगा? H+ लेने से पहले मेरे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मैं खूब स्टेबल हूँ। H+ लेने के बाद मेरे 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो पाएंगे, मैं ज्यादा स्टेबल नहीं रहूंगा, क्योंकि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हों तो वो H+ लेने में इंटरेस्टेड। तो ये एक बात का और सबूत हुआ कि एरोमेटिक अमीन्स आर वीकली बेसिक या लेस बेसिक एज कंपेयर टू अमोनिया। रीजनिंग समझ आ गई कि पहले उसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी है, और H+ लेने के बाद एनिलीनियम आयन के 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो लेसर स्टेबिलिटी है। यही कहानी में वो क्या जोड़ देगा? अगर इस G पर रिंग पर कहीं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा और कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा, तो अगर विड्रॉइंग लगा तो इस प्लस चार्ज को बढ़ाएगा, तो इसको डिस्टेबलाइज करेगा, और डिस्टेबलाइज करेगा तो फिर इसका मतलब ये क्या बनना, ये बनना नहीं चाहेगा, चाहेगा नहीं चाहेगा। यानी ये पर अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ लगा तो ये कम बेसिक हो गया होगा। समझ आइए बात, ये मैंने क्या बोला? जी कौन? दूसरी तरफ भी सोचो, जी अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा तो ये खींचे जा रहे हैं ना, सर पर इलेक्ट्रॉन पर अवेलेबिलिटी और कम हो जाएगी। और अगर जी देने वाला, आ रहा हूँ सर, जी अगर देने वाला है इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो प्लस तक इफेक्ट पहुंच रहा होगा, तो इसकी भूख इलेक्ट्रॉन्स की शांत हो रही होगी, यानी कि कोई है मुझे सहारा देने आ रहा है, इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे ऐसा जी लगाओ, दूसरी तरह सोच लो ऐसा जी लगा होगा, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होगी, तो यानी इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा। एन पे लोन पे अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इसके लिए H+ एक्सेप्ट करना आसान होगा। तो एनिलीन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो बेसिसिटी कम हो जाएगी, और कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाया तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी। और ज्यादा बढ़िया ये काम कब करेंगे? जब ऑर्थो पैरा पे लगेगा। हाँ, बनाए थे मैंने गलत, फिर से वो ये कह रहे सर आपने फिर से वही बना दिया, जबकि मैंने रब करके किया था, फिर वही बना दिया। अब से को सही हो गया। इलेक्ट्रॉनिक के बाद आपने बहुत तेजी से बोल दी, हमारी समस्या ऊपर चली गई, उड़ गई, सब समझ आ गया, कुछ नहीं पता चला क्या हो गया। चलिए, ये आपका एनिलीन है, इस पर मैंने NO2 लगा दिया, और ये एनिलीन है, इस पर मैंने CH3 लगा दिया। तो दोनों में ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा? फर्स्ट का या सेकंड का? सेकंड का होगा। बस क्यों? क्योंकि CH3 ये रेजोनेंस नहीं है। हाँ, रेजोनेंस, यहाँ प्लस इफेक्ट नहीं है, रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है मैंने। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की तरफ और यहाँ कम हो रही है, तो हम क्या चाह रहे हैं? बेसिक कैरेक्टर होने के लिए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो इन दोनों में मोर बेसिक, इसका KB बड़ा होगा और PKB इसका बड़ा होगा। अब बेसिक कैरेक्टर में और मुद्दे की मुश्किल वाली बात क्या? गैसियस फेज में बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं एमीन्स के। गैसियस फेज में बिना किसी कहानी के ये किस्सा है। तो अमीन्स में अगर 2-3 अमीन कॉमा लगा के लिखे आ गया और कहा गया अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, तो आपने एक बदमाशी तो ये माननी है, करनी है
कि वो एमीन्स को सबको अपने एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में मानना पता नहीं है। अगर उसे गैसियस फेज मनवाना होगा, जबकि होना क्या चाहिए, एक्वस है तो लिखा आना चाहिए, और नहीं लिखा तो प्योर चीज के साथ नहीं लिखा होता कुछ भी तो गैसियस, लेकिन यहाँ मीन्स में उल्टा, अगर नहीं कुछ लिखा तो एक्वस सॉल्यूशन स्टेट वाला आंसर देना, और अगर उसे गैसियस वाला करवाना तो वो मेंशन करेगा हियर द एमीन्स आर इन। अब क्या बोल रहे हैं, पहले डायरेक्ट जनरलाइज या रटने वाली बात करते हैं, फिर रीजनिंग में करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन अगर है तो सारे अमीन्स एसटीपी पे रहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, याद रखने का नंबर 2, एक्सेप्ट मिथाइल अमीन्स। मिथाइल अमीन्स वो मतलब जिनमें आर के नाम पर CH3 लगाओ। तो मिथाइल अमीन्स, मिथाइल छोटा सा है अमंग अल्काइल ग्रुप्स, मिथाइल सबसे छोटा सा है तो क्या होता है, मिथाइल अमीन्स स्कूल में जाकर पीटी करते रहता है। तो गैसियस फेज में तो अमीन्स टेबल स्पून में रहता है, TSP टेबल स्पून के लिए वर्ड यूज करता है, और एक्वा सॉल्यूशन में सारे अमीन्स STP पे रहते हैं सिवाय मिथाइल अमीन्स के जो स्कूल जाके पीटी। क्या मतलब, CH3 होल ट्वाइस NH, CH3 NH2 और CH3 होल थ्राइस N। समझ आ रहा है क्या? ये तो बेसिक करेक्टर है किनका, मिथाइल अमीन्स का। और R के सिवा कोई और किस्सा हुआ तो तो मिथाइल के सिवा कोई और R हुआ तो R2NH, R3N, RNH2। ये किस्सा भी समझ आ गया क्या, क्या कहना चाह रहे थे? ये तो डायरेक्ट याद रखने को कि क्वेश्चन में आ गया जी अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या अरेंज देम इन, और उससे बोला अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ KB, तो यही बात है। और उसने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB, तो उल्टा हो जाएगा। अब हम आते हैं कि भाई ये सब हो क्या रहा है और क्यों रहा है। तो क्या हो रहा है, वो कहता है एक्वस वाली बातें कर रहे हैं कि एक्वस सेट में जो बेसिक करेक्टर है वो 3 बातों पे डिपेंड करता है। 3 बातें क्या क्या, प्लस आई इफेक्ट, स्टीरियोकेमिस्ट्री या स्टेरिक हिंडरेंस, और सॉल्वेशन, या सॉल्वेशन से भी अच्छा है बेटर कह दें हाइड्रेशन। क्या मतलब है सबका, अगर टर्शियरी अमीन है, अगर सेकेंडरी अमीन है, और अगर प्राइमरी अमीन है, एन पर बात समझ आ गई क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट आंसर इज T सबसे ज्यादा, S उससे कम, और तो जब गैसियस फेज में है यही दे रहा है, यानी वहां सिर्फ क्या कंसिडरेशन में है, प्लस आई इफेक्ट। अब ये स्टेरिक वाली बात थोड़ा अजीब सी है कि अगर इस पे H आता है तो ये बन जाएगा, इस पे H आता है तो ये बन जाएगा, और इस पे H आता है तो 1 मिनट के लिए H आना मुश्किल किसमें फील करेगा, क्योंकि अभी मैंने ही तो समेट के एक साइड को बनाया तीनों बार, सचमुच में तो कल फोटो देखा था, तो H प्लस को N तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत, भीड़ जो भी फील होगी वो सबसे ज्यादा टर्शियरी में हो रही होगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे आंसर क्या हुआ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो दोनों से बिल्कुल उल्टा आ गया रिजल्ट। अब हाइड्रेशन के नाम पे उसने बोला जब H प्लस बन गए, तो जब H प्लस बन गए तो ये सारे अल्काइल अमोनियम आयंस हैं क्या, ध्यान दो, NH4 पॉजिटिव इज अमोनियम आयन। अब उस अमोनियम आयन में H हटकर R लगे हुए हैं, इसमें 3 R लगे हैं, इसमें 2 R लगे हैं, इसमें 1 R लगा, ये सब एल्काइलेटेड अमोनियम आयन है कह सकता हूँ। अब इनमें से सब में से पानी में सबसे ज्यादा खुश कौन, तो ये पानी के साथ एक जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये पानी के साथ 2 जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ये पानी के साथ 3 जगह से। तो कौन पानी में सबसे ज्यादा खुश रह रहा होगा, प्राइमरी वाला, सेकेंडरी वाला, टर्शियरी वाला? प्राइमरी वाला मोस्ट, कि मेरी तो पानी से खूब बढ़िया दोस्ती हुई है। तो कौन H प्लस जल्दी लेना चाह रहा होगा, प्राइमरी अमीन या टर्शियरी अमीन? अगर हम सॉल्वेशन के एंगल से देखें तो प्राइमरी क्या कहेगा, प्राइमरी H प्लस लेने के बाद मैं पानी में खूब धड़ल्ले से रहूंगा, पहले भी रह सकता था नो डाउट, लेकिन अब और ज्यादा धड़ल्ले से रहूंगा। मोस्ट हाइड्रेटेड, मोस्ट सॉल्वेटेड कौन, तो इसका मतलब H प्लस लेने को सबसे ज्यादा उतावला कौन होना चाहिए? तो हाइड्रेशन के बेसिस पे अब फंस गए ये लोग। 2 फंडे कह रहे हैं कि प्राइमरी मोस्ट बेसिक और टर्शियरी लीस्ट, और एक फंडा कह रहा है कि नहीं टर्शियरी मोस्ट प्राइमरी लीस्ट। अब इनके पास कोई इलाज नहीं था, इन्होंने अलग अलग अमीन्स लेके उनके KB निकाले होंगे, KB समझ गए? तो क्या आया एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये आया कि सारे अमीन्स STP पर रहते हैं। यानी मान लीजिए मैंने इथाइलमीन, डाइथाइलमीन, ट्राइथाइलमीन, एक ही तरह के होगा तीनों का KB निकाला, तो सबसे ज्यादा KB डाइथाइलमीन का, उससे कम ट्राइथाइलमीन का, और सबसे कम, दोबारा सोचो, मैंने प्रोपाइलमीन, डाइप्रोपाइलमीन, ट्राइप्रोपाइलमीन, तीनों का निकाला सबसे ज्यादा। तो ये हमें तीनों बातें लिख के आके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में आ गया कि इनका बेसिक करेक्टर बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ET3N, ET2NH, एंड एक्सप्लेन। जैसे उसने कहा एक्सप्लेन, क्या करना था, सारी कहानी। वैसे सारी कहानी में फर्क क्या आएगा, जब प्लस आई इफेक्ट लिखेंगे तो सबसे पहले मैं प्लस आई वाला फोटो बनाया था नहीं, और प्लस आई वाले में फोटो में बस आप RR की जगह क्या लिखोगे, ET, तीनों को लाइन में लगा के ये वाली बात लिख देंगे,
फिर आप दोबारा से स्टेरिक हिंड्रेंस वाली बात, दोबारा फोटो बनाने की जरूरत नहीं, सादा लिख देंगे जी लीस्ट हिंड्रेंस है, तभी तो उसका H प्लस एक्सेप्टिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेशन फिर से फोटो बनाओगे, आर की जगह क्या लिख के, और कहेंगे मोस्ट सॉल्वेटेड, मोस्ट हाइड्रेटेड इज, मोस्ट स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन इज प्राइमरी, देयरफॉर बेसिक कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेशन इज दिस। तीनों पॉइंट लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ के मोटा सा लिखेंगे एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट बेसिक कैरेक्टर इज इन द सीक्वेंस। ठीक है जी, गोली दे दी उसने हमें, गोली तो है सर। और मिथाइल एमीन्स का आ गया तो रीजनिंग दो, तो रीजनिंग यही आएगी, इसी तरह आएगी बिल्कुल। और फिर वहां क्या देंगे एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट एसटीपी, एसपीटी सबसे ज्यादा पी के बी सेकेंडरी का आया, मिथाइल के केस में उससे कम के बी, और सबसे कम के बी टर्शरी का आया। तो आया, अब हम क्या करें, गैसियस में क्या लिखना है, सिर्फ प्लस इफेक्ट देखना है। गैसियस में सिर्फ प्लस इफेक्ट है और कोई कंसिडरेशन है ही नहीं, उसमें मिथाइल का इथाइल का अलग अलग नहीं है, सबका कॉमन है। एक्वस में मिथाइल्स का अलग है, बाकी सबका अलग है। अब नेक्स्ट देखिए सर, बेसिक कैरेक्टर मेरा ख्याल सब तरह से हो गया, हर बात हो गई। ये भी हो गई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग से, बेंजीन रिंग के केस में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगाने से बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस और विड्रॉइंग से डिक्रीजेस। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली हेडिंग उसने बनाई एल्काइलेशन, पढ़ चुके क्या हम, क्या करना था, बस RNH2 पर क्या करना, RX भेजना, एल्कलाइन मीडियम क्या होगा R2NH, फिर से RX भेजेंगे तो R3N, फिर से भेजेंगे तो R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन वाली बात को एल्काइलेशन रिएक्शन छाप दिया इसने। नेक्स्ट बोला एसाइलेशन, एसाइलेशन पूरे कोर्स में किससे कराते आ रहे हैं, या तो RCOCl, इवन फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन में भी, और या फिर एसिड नाइट्राइट, दोनों ही केस में मिलता क्या है हमें, तो RCO ग्रुप का इन जनरल नाम एसाइल है, R अगर CH3 हो जाए तो नाम एसिटाइल है, इतना आ जाए तो ज्यादातर हम CH3CO ही लेते हैं, तो इसलिए हम एसाइलेशन को भी एसिटाइलेशन करते रहते हैं। मैं नेक्स्ट चैप्टर से बायोमोलिक्यूल से लिंक कर रहा हूँ। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एसिटाइलेशन करा के ये पता लगाया जा सकता है कि उसमें कितने OH ग्रुप्स हैं, क्योंकि कंपाउंड में जहां जहां OH ग्रुप होगा, ये कंपाउंड है कोई, उसमें एसिटाइलेशन कराने पर HCl निकल जाएगा, और ये O से आके COR क्या बन गया, एस्टर। और अगर आप इससे एसिलेशन करा रहे हो तो क्या होगा, उस H के साथ ये निकल जाएगा RCOH, तो O पे फिर से आगे कौन लग गया, COR, यानी फिर से क्या बन गया, एस्टर ग्रुप। तो एसिटाइलेशन करा के हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे कंपाउंड में कितने, तो ग्लूकोज का एसिटाइलेशन कराने से पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज बना था, तो पेंटाएसिटेट बनने का मतलब ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप थे, याद आ गया, 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में, एक तो CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता, बाकी 5 पर OH होता, याद आया। इसी का एक दूसरा वर्जन जो मेरी बुक में चमका नहीं रखा, हम कंपाउंड में कितने NH2 ग्रुप हैं वो भी एसिटाइलेशन से पता लगा सकते हैं, NH2 ग्रुप। क्यों, अब जरा सोचो, इस OH की जगह अगर मैं NH2 कर दूं, तो ये यहाँ R के नाम पे कुछ लगा तो ये अमीन हो गया, तो क्या निकल जाएगा, तो फिर से एसिटाइलेशन हो गया, नहीं हो गया। तो एसिटाइलेशन करा के हम कंपाउंड में OH ग्रुप की प्रेजेंस पता लगा सकते हैं, कितने हैं पता लगा सकते हैं, और NH2 ग्रुप की भी पता लगा सकते हैं। तो एसिटाइलेशन इसका मतलब मेरे यहाँ किसमें करा रहा होगा, जो फ्रिडलक्राफ्ट है वो तो अलग किस्सा हो गया, वहाँ तो बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा का अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग लगा होता है, और मेटा का अगर मेटा डायरेक्टिंग, वहां से H के एसिटाइल लग जाता है। अदरवाइज अगर वो नहीं है फ्रिडलक्राफ्ट, तो फिर किसमें हो रहा होगा मेरा एसिटाइलेशन, उन कंपाउंड्स में जिनमें OH ग्रुप होगा, या टर्शियरी अमीन में हो जाएगा क्या, क्योंकि टर्शियरी अमीन में H ही नहीं है, तो इसलिए वो क्या समझा रहा है कि देखो एसाइलेशन प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स में होगा, किससे होगा, या तो एसिड क्लोराइड से या एसिड एनाइड्राइड से, एंड एस्टर भी छाप दिया उसने हमारी बुक में, लेकिन एग्जांपल एक भी एस्टर से कोई नहीं करवा रखा। ठीक है, अब ये किसका किस्सा है, RCO नेगेटिव किसको धक्का दे रहा है, OH के H प्लस को। चलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कैसे है वो इस तरह नहीं बोल पाऊंगा, इससे समझा पाऊंगा। एसिटाइलेशन रिएक्शन किसका किस्सा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये अपने आप में एक बढ़िया क्वेश्चन है, अगर थोड़ा मुश्किल पेपर पर बना दे कि हाउ कैन यू शो दैट एसिटाइलेशन रिएक्शन इज द केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल आसान सी बात है, ये एसिड अमीन और ये एसिड क्लोराइड। अब C डबल बॉन्ड O का पाई वाला बॉन्ड तो O की तरफ जाने में इंटरेस्टेड होगा, अगर इस पे जा रहा है तो O पे क्या स्लाइड नेगेटिव, जो बॉन्ड आ गया फिर नेगेटिव थोड़ी, वो स्लाइड नेगेटिव थोड़ी, फिर तो पूरा नेगेटिव आ गया। तो डबल हेडेड एरो दिख रहा है, तो डबल हेडेड एरो से O पे क्या आ गया होगा, नेगेटिव, और C पे, तो जैसे ही C पे पॉजिटिव दिखा होगा तो ये अटैक कर गया नहीं, ये किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का, नेगेटिव चार्ज तो नहीं है इस पे, तो न्यूक्लियोफाइल। अब ये शक्ल बन गई, क्योंकि N का जब एक डॉट इधर चला गया तो N पे क्या आ गया, और इस O पे, अब ये कोई सुखी चीज तो नहीं होगी, तो दुखी दुखी सी चीज होगी, और ये दुखी दुखी सी चीज सुखी होने के लिए क्या करे, O का नेगेटिव बोले मेरे को तो भाई वापस ही आना है, और वापस ही आना तो कार्बन के तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो फिर उसने Cl से कहा CCl बॉन्ड में पोलैरिटी होगी,
शेयर्ड पेयर, तो Cl तू निकल ले, तो ये Cl साहब तो इधर निकले। N पे क्या, N तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो फिर वो क्या करे, NH के H को नहीं, H के दोनों डॉट्स को या कहो NH बॉन्ड के दोनों डॉट्स को अपने पे बुलवा ले, यहाँ से कौन निकल जाएगा, और ये कौन निकल रहा, Cl नेगेटिव, ये दोनों गले मिलके HCl। देखो सर आ गया समझ या नहीं, और मोटे तौर पे देख लो हुआ क्या ओवरऑल, यही तो बात हो रही थी कि आपका जो एमीन होगा जब आप उसका एसिटाइलेशन कराएंगे तो ये भाग जाएगा, और देखो अगर मैं इसको भगा दूं आपस में जोड़ दूं इन्हें बॉन्ड से, तो क्या बन रहा है, ये चीज बन रही है नहीं, तो देखो यही प्रोडक्ट है या नहीं। तो वहां बने थे एस्टर्स कब, एल्कोहल का एसिटाइलेशन कराने पे, यहाँ क्या बनेंगे, एमाइड RCONH, अगर ये भी H होता तो प्राइमरी एमाइड, अगर ये भी H होता तो अब H की जगह कौन है, R, और अगर मैं यहाँ शुरू हो जाऊँ सेकेंडरी अमीन से तो यहाँ भी हाँ या नहीं, यहाँ भी, तो उस केस में क्या बन जाएगा, टर्शियरी एमाइड। आया समझ या नहीं आया, तो मोटे तौर पे क्या, Cl नेगेटिव जैसा निकला और RNH जैसा नेगेटिव जैसा आया, इसलिए उसने बोला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस C से Cl नेगेटिव जैसा निकला और आया तो सही महीने में शुरुआत में, तो क्या लग रहा शुरुआत में, तो RNH2 आया, लेकिन एक H+ निकल लिया, तो H+ निकल गया तो ये क्या और ज्यादा, तो कौन है ये, और यहाँ से कौन निकला, H+ तो एक अलग बात है ना, निकला है नो डाउट, तो किसके जैसा केस हो गया, ओवरऑल बात तो ये हुई ना कि यहाँ से Cl नेगेटिव निकला और उसकी जगह RNH नेगेटिव आया या नहीं आया, नेगेटिव, तो इसने नाम क्या दिया, वो क्या एक लाइन उसने डाल दी यहाँ पे बढ़िया सी, थोड़ा मुश्किल पेपर फिर से बनाया, तो अगर मैं यहाँ CH3 की जगह C6H5 लिख दूं तो कंपाउंड का नाम एसिटाइल क्लोराइड से बेंजोइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड से, और फिर नाम रिएक्शन का एसिटाइलेशन के बजाय बेंजोइलेशन, एसिटाइल इज स्पेसिफिकली CH3CO, बेंजोइल इज स्पेसिफिकली C6H5CO, तो CH3CO से कराया तो एसिटाइलेशन, C6H5CO से कराया तो बेंजोइलेशन, इन जनरल RCO से कराया तो एसाइलेशन, एसाइल एसिटाइल बेंजोइल, एसाइल इज जनरल टर्म, acetyl and benzoyl are specific terms, acetyl is CH3CO, benzoyl is C6H5CO and acyl is RCO। चलिए जी हिंसबर्ग एजेंट भी कराते हैं, वो पेज बीच में गलत आ गया, ये सारे किस्से भी रह गए, चलो पहले ये किस्से करते हैं। कार्बाइलमाइन रिएक्शन बोलो सर करा दी थी क्या, कब कराई थी, गुड, प्राइमरी अमीन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH एल्कोहलिक, ठीक है सर, और वार्म, लिखो ना लिखो वार्म चलेगा, बस गजब की बात हो गई, RNC बन गया, साइड प्रोडक्ट CkCl प्लस 3H2 लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखे चलेगा, RNC का नाम एल्काइल आइसोसाइनाइड या एल्काइल आइसोनाइट्राइल या कार्बाइलमाइन, और इंपॉर्टेंट ये R जरूरी नहीं एलिफेटिक ही ऑप्शन, वो नहीं देख रही जी, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर वाली कोई बात नहीं देख रही, विद HNO2, तो विद HNO2 का किस्सा बड़ा बढ़िया है, HNO2 को नाइट्रस एसिड कहते हैं, HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं, तो नाइट्रिक एसिड तो लैब में दिखा होगा, बॉटल देखी होगी, नाइट्रस एसिड की बॉटल कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि नाइट्रस एसिड वहीं इन situ बनाते हैं, जहाँ HNO2 चाहिए जिस रिएक्शन में अंदर क्या डाल देता है NaNO2 और HCl डाल देते हैं उस रिएक्शन वेसल में, वहां अपने आप HNO2 बन के रिएक्ट कर जाता है, डन। अब HNO2 की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मेरे कोर्स में तो सचमुच में मेरी NCERT वाले ने तो उनमें से एक ही छाप रखी है, देखना मैं HNO2 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये बाद में लिखूंगा, पहले वो वाली याद है BDC वाली, तो BDC में क्या होता था, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन होता था, और उसकी जब हम NaNO2HCl से रिएक्शन कराते थे वहां साथ में शर्त होती थी 0 to 5 डिग्री, तो NH2 की जगह कोई जादू वादू होता था और जादू होके ये बन जाता था, और इसको कहते थे बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड BDC, और इस रिएक्शन का नाम डाइजोडाइजेशन रिएक्शन है, सेंट मेयर्स कराते थे तो गेटरमेंस कराते थे, तो दोनों में हम पहले एनिलीन, ये तो बना बनाया रखा मिलता नहीं है, तो ये भी वहीं की वहीं ऐसे बनाते थे पहले, और फिर इसकी सेंट मेयर्स या अब उसी सुर में वो बोला मैं इसका NaNO2 प्लस HCl लिखा आ जाए तो भी और HNO2 लिखा आ जाए तो भी ठीक, तो देखो इसके पैरेलल R, ये था बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, तो ये हो गया एल्काइल डायाजोनियम क्लोराइड, तो ये 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर पर आइस कोल्ड में फिर भी कुछ स्टेबल है, क्यों है, इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, पढ़ाएंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर करके, लेकिन इसमें तो रेजोनेंस हो नहीं सकता, तो ये अनस्टेबल है। वहां अंदर पानी पड़ा है क्या, HCl को हमने ड्राई HCl थोड़ी डाला था, वहां अंदर पानी पड़ा, तो पानी से ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, तो हाइड्रोलाइज में ये N2, समझ गए, ROH प्लस N2 प्लस HCl, तो ये एक क्वेश्चन इन्होंने बना रखा किससे हम नाइट्रोजन की एस्टिमेट कर लें, 11th में वो सब कोर्स में हटा हुआ था, नाइट्रोजन कितनी निकली उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कितना अमीन था, तो फॉर एस्टिमेशन ऑफ या क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन रिलीज्ड इज यूज्ड टू एस्टिमेट अमीन, कितना अमीन था हमारे पास, तो क्या बन गया सर,
इंपॉर्टेंट बात। तो मेरे पास कम से कम भी 6 कन्वर्जन आएंगे। प्राइमरी अमीन के NH2 की जगह मुझे OH लाना होगा। तो ये सचमुच में से मुझे एल्कोहल चैप्टर में पढ़ा देना चाहिए था। ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स, सेकेंडरी टर्शियरी में नहीं, ओनली फॉर। तो मैं रट लूँ जरा दिमाग में, आंख में चाहिए कि प्राइमरी अमीन के NH2 की जगह OH लाना हो। प्राइमरी अमीन के NH2 की जगह OH लाना हो तो क्या करा दो, चाहे तो नंबर 2 में याद रख लो कि डाइजोडाइजेशन करा दो, समझ गए, और या फिर याद रख लो HNO2 से रिएक्शन करा दो, जो आपको आसान लगती हो। तो सीधा आपका वहां NH2 की जगह OH आ जाएगा। आइए समझ। तो मेरे कोर्स में तो वो यही दे रहा है। हो गई क्या पूरी कहानी। अब ये मेरे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं कहीं फंस जाऊं तो मुझे जरूरत पड़ जा रही होती है। सेकेंडरी अमीन की अगर मैंने नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराई तो सेकेंडरी अमीन बोला आप मुझे ऐसे लिख सकते, नाइट्रस एसिड बोला आप मुझे ऐसे लिख सकते हो, देखो HNO2 ही बैठ रहा है, ये भाग गया और ये भाग गया। तो जिन्होंने 11th अच्छी पढ़ रखी उन्हें याद होगा इसका नाम नाइट्रोसो ग्रुप है। NO2 का नाम नाइट्रो ग्रुप, और NO2 का नाम नाइट्रो ग्रुप, और NO का नाम नाइट्रोसो ग्रुप। तो नाइट्रोसो ग्रुप आगे लग गया किस पे, N पर। अमीन के ऑलरेडी N पर H हटकर NO आया, इसको क्या कहता था, N नाइट्रोसो। इसका नाम हाथी था मान लो, N नाइट्रोसो हाथी, तो मतलब ये डाइथाइलमीन था, तो N नाइट्रोसो डाइथाइलमीन। डाइथाइलमीन पर के N पर नाइट्रोसो आ गया, तो H हट के ही आया होगा, क्योंकि डाइथाइल में 2 इथाइल तो लगी रहने आया। इन सब में कॉमन बात क्या होती है, ये येलो कलर के ऑयली लिक्विड्स होते हैं, तो इन्हें आप एज ए एस यूज कर सकते हो। तो हमें जरूरत नहीं पड़ रही, हमारे यहाँ क्वेश्चन दे नहीं रहा, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन में डिस्टिंग्विश कराया तो मैं कार्बोलामाइन रिएक्शन से प्राइमरी अमीन में बैट्स में लाइसोसाइनाइड, प्राइमरी टर्शियरी में कराया तो भी कार्बोलामाइन रिएक्शन करा के प्राइमरी अमीन में बैट स्मेल। सेकेंडरी टर्शियरी का वो पूछ ही नहीं रहा। सेकेंडरी टर्शियरी का अगर पूछ बैठता तो फिर ये करना पड़ता कि सेकेंडरी अमीन के साथ नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करने पर येलो ऑयली लिक्विड बनता है, जो कि टर्शियरी में नहीं बनते। टर्शियरी में क्या होता है मेरे कोर्स में फिर से नहीं, ये बोला HNO2 से क्यों तू बेकार परेशान घूम रहा, क्योंकि इस बार इसके बाद कुछ नहीं है बेचारे, बात देने के लिए HH कहता मैं बेस हूँ तू एसिड हूँ। बहुत देर से याद आया भाई तुम्हें, ये बात तो तुम पहले भी याद इसी रिएक्शन में याद कर लेते थे, हम सारा पीछा छुड़ जाता हमारा। क्या करते हैं हम यहाँ R2N H2 पॉजिटिव और बगल में NO2 नेगेटिव, हाँ या नहीं, प्राइमरी में भी कर लेता काश, कितना आसान था। अब नहीं हो रहा, बोला जी यहाँ पे इसने क्या बना लिया, सॉल्ट, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट, ये सॉल्ट पानी में घुल जाया करती है। अच्छा नाम पूछ ले 1 मिनट के लिए, तो कंपाउंड का कॉमन नेम कह रहा हूँ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ बोलो मैम। अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्राइट, NO3 होता है तो अमोनियम नाइट्रेट, NO2 है तो अमोनियम नाइट्रेट। अब इस अमोनियम नाइट्राइट में ध्यान दो 4H में से एक ही रह गया, 3 की जगह R आ गया, तो बस नाम सिंपल ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट, नाइट्राइट या नाइट्रेट, नाइट्राइट NITRITE। एरोमेटिक के केस में BDC बन गया, और एलिफेटिक वाले प्राइमरी के केस में अल्कोहल बन गया। सेकेंडरी टर्शियरी वगैरह हमारे कोर्स में सच बोर्ड के नहीं है। फिर विद हिंसबर्ग रिएजेंट और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के किस्से मजेदार से, तो देखिए क्या किस्से यहाँ बढ़िया और मजेदार है। हिंसबर्ग वाली रिएक्शन में पता नहीं अक्सर आप लोग उड़े उड़े मिलते हो, इसलिए बहुत ध्यान से, और जिन्हें इतना याद आ रहा हो कि हाँ मैं पहले भी अटका था, तो वो मेरे साथ कॉपी कर लो अपनी रफ पेज पे, अपनी कॉपी पर, कहने का मतलब, तो आपको थोड़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा साथ साथ कॉपी करते करते कि हाँ आप तो याद रह जाएगा। ये आपका प्राइमरी अमीन, ये साहब का नाम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इन्हीं का दूसरा नाम हिंसबर्ग, उसकी स्पेलिंग भी लिख लो, कोई तो सुना ही नहीं होगा बेचारा, बर्ग्स रिएजेंट। ठीक है, आजकल वो कह रहा है आखिर में एक लाइन छपी है, आजकल ये यूज करने लगे, तो ये क्या हो जाएगा, पैरा मिथाइल। ठीक है, वो बाद की बात है, फिलहाल हिंसबर्ग रिएजेंट। तो अब ये हिंसबर्ग रिएजेंट मेरे को याद नहीं रहता, तो क्या मैंने ट्रिक लगाई थी, ये साहब का नाम बेंजोइक एसिड, इस कंपाउंड का नाम हमने भी थोड़ी देर पहले ही किया, बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइक एसिड का ओइक एसिड हटा के OYL ऑयल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, समझ आया। तो बेंजोइक एसिड का H हटा के Cl लगा दिया, तो वही बात ध्यान रखने की है, H प्लस हटा के Cl नेगेटिव तो लगा नहीं सकते, OH नेगेटिव हटा के Cl नेगेटिव, सर वो तो एसिड है, तो हमारे को कोई समझ थोड़ा, कोई H प्लस उसने दिया है, तो हमें तो फॉर्मूला डिजाइन करने का तरीका बना रहे हैं। तो बेंजोइक एसिड का OH नेगेटिव हटा के, ठीक इसके पैरेलल दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, हाँ या नहीं। दिमाग ने वहां जल्दी में वो Cl नेगेटिव और H प्लस वाली बात तो सोची भी नहीं थी, बस होता है H हट के Cl लगाओ, H की वैलेंसी भी 1 होती है, Cl की भी 1 होती है, और एसिड है तो H ही दे रहा होगा, H हटा के Cl लगा दो, समझ गए। नाम इसका जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड है तो इसका बेंजीन आया सर, सुर मिल गए, बेंजोइक का बेंजोइल, तो सल्फोनिक का सल्फोनाइल। अब रिएक्शन बिल्कुल आसान है, बस डरावनी लगते हैं अगर मैं प्रोडक्ट्स को सीधा, जब इनकी रिएक्शन करा रहा हूं तो देखो जब एसिटाइलेशन कराया था तो भी क्या हुआ था, CH3COCl का Cl और
एमीन का H ही तो निकला था, तो निकल के क्या बना, देख रहा ड्रावनी शक्ल बना रहा हूँ जानबूझ के अलग अलग करते हुए, SO2NHI, इधर से बनाने के बजाय मैंने उधर से बना दी। अब 1 मिनट ये बात बोलना भूल गया, वहां बेकार रब कर दिया। चलो ये का नाम दोबारा फिर से OH नेगेटिव हटा के NH2 नेगेटिव जैसा लगा दिया, NH3 में से H प्लस जैसा हटाऊं तो NH2 नेगेटिव जैसा बनता होगा, तो OH नेगेटिव हटा के नाम बेंजामाइड, नाम बेंजामाइड। अब इस बेंजामाइड में अगर मैं H हटाकर एक R लगा दूं तो बेंजामाइड में N पर एक एल्काइल आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा N एल्काइल बेंजामाइड। बहुत मुश्किल। क्या ये सेकेंडरी अमाइड? CONH2 हो तो प्राइमरी अमाइड, CONH2 का एक H हटा के एक R लगा दिया तो सेकेंडरी अमाइड, और अगर मैं ये H भी हटाकर ये R लगा दूं तो N डाई एल्काइल बेंजामाइड, और ये टर्शियरी अमाइड। कोई दिक्कत? अब मिलाओ सर, COH की जगह SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अब उसका SO2 OH हटा के क्या लगाया मैंने पहले तो NH2, तो बन जाएगा बेंजीन सल्फोनामाइड। फिर NH2 का एक H हटा के एक R लगा दूं तो N एल्काइल बेंजीन, हाँ या नहीं? अब ध्यान दो, ये वही है क्या, C6H5SO2 NHR, दिस इज N एल्काइल बेंजीन। अब इसकी फोटो देखते रहोगे तो डरावनी है, और अगर बनाओगे तो सिंपल है। अच्छा भाई, इसका Cl और H हटा के निकालना है, आपस में जोड़ देना बस। अगर ये साहब C2H5 हो जाए तो यहाँ पर C2H5 आ जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब ये जो NH है शेयर्ड पेयर N की तरफ भाग रहा होगा, क्या निकल रहा होगा, H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस, तो क्या यहाँ से इसने बोला अगर मैं इसको एल्कली में डाल दूं, चलो एल्कली का भी काम ऐसे करो, इसमें मैंने एक्वस NaOH डाल दिया, या इसको एक्वस NaOH में डाल दिया, तो वहां से H प्लस निकलेगा, और क्या होगा, C6H5SO2, N पे से H प्लस निकला, तो N पे क्या आ गया, माइनस। बोलो सर, H प्लस निकला तो अपना डॉट N को देके निकला, और बगल में आके कौन बैठ गया, Na प्लस। KOH डालता तो K प्लस। अब ये सोडियम सॉल्ट है क्या, जो सोडियम सॉल्ट है तो सॉल्युबल होगी या नहीं, वाटर सॉल्युबल कंफ्यूजन कर रहा है आपको, हालांकि है तो वही बात, सॉल्युबल वर्ड लिख दूं, तो इन्होंने डायरेक्ट क्या मार दिया कि एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज एल्कली सॉल्युबल। तो हुआ क्या इनफैक्ट, एल्कली में जाके उसने पहले सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट बनाया, और वो जो सॉल्ट था वो उसमें घुल गया, तो इसलिए से बोल दिया इज सॉल्युबल इन एल्कली, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज सॉल्युबल इन एल्कली। तो इसे वो एज ए टेस्ट यूज कर लेगा कि सेपरेट करने के लिए, एक तो था डिस्टिंग्विश करना, मतलब डिस्टिंग्विश करो ये सयान है, ये कार्तिक जी है, एक तो ये गलत बात है, एक दोनों जब देखो साथ ही घूमते मिलता है, इन्हें सेपरेट करो भाई। तो ये डिस्टिंग्विश करने के काम भी आता है, सेपरेट करने के काम भी आता है। हो गया, अगर हो गया तो मेरा काम तो हो गया। ये साहब कौन हो लिए, ये साहब कौन हो लिए, अब सेकेंडरी अमीन, यहाँ क्या आएगा इस बार, आर आएगा, और अब जब यहाँ आर आएगा तो इसका नाम क्या होगा, NN डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, और इस बार एसिडिक H नहीं है तो ये बनेगा नहीं, और यहाँ क्या लिख देंगे, इनसॉल्युबल। इसी बेसिस पे वो डिस्टिंग्विश कर रहा होगा। और टर्शियरी अमीन अगर कर दूं तो रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि टर्शियरी अमीन के पास तो H ही नहीं है जो Cl के साथ निकले। आ गया, सिंपल है, बस शक्ल डरावनी है, ये जरा ये शक्ल देख के बड़ा डर सा लगता है, और मैं आर्मी में अगर C2H5 लिखूं तो और डरावना लगने लगेगा। अब देखो सर, यहाँ तक का किस्सा खत्म। अब बात बचती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इसमें ब्रोमिनेशन अभी करके दिखा रहा हूँ, पहले बस शॉर्ट में बात रिवाइज करो। फिनॉल का जब ब्रोमिनेशन कराते थे तो Br2 FeBr3 नहीं लेते थे, वो कहता था जी FeBr3 नाम का लुईस एसिड क्यों नहीं ले रहे आप, क्या आंसर था, OH ग्रुप स्ट्रांगली एक्टिवेट्स द बेंजीनिंग। तो मैंने हिंदी में बोला था OH ग्रुप ने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि दो सगे भाई कौन, Br अपना पैसे के लालच में, लोन पेयर क्या है, पैसा, पैसे के लालच में धक्का, और ये क्या बन गया, और जाके वहां अटैक कर लिया। जबकि ये Br प्लस में तोड़वाने की जिम्मेदारी किसकी हुआ करती है, FeBr3 की, तो उसकी बिना ही काम हो गया, क्योंकि OH ने अब एक्वस ब्रोमीन लेते थे तो सीधा ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता था, और ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते थे तो ऑर्थो वहां क्या चाल चलती कि एक्वस ब्रोमीन में तो पानी है, पानी पोलराइजेस फिनॉल टू ग्रेटर एक्सटेंट, वो फिनॉल को और भी ज्यादा पोलराइज कर देता, तो इसलिए वहां सीधा बेंजीन रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया, तो वहां सीधा बेंजीन रिंग की तीनों पोजीशंस पर Br आगे चिपक गया, ट्राइब्रोमोफिनॉल बन गया जो व्हाइट कलर का होता। तो अब एनिलीन साहब ने भी जब उसकी एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन कराई तो सीधा ट्राइब्रोमोनिलीन बना लिया, ट्राइब्रोमोनिलीन भी व्हाइट कलर का। पूछे भाई एनिलीन तेरे में ऐसा क्या खासियत है,
कि तूने बिना FeVr3 के कैसे बना लिया, तो ये भी उसकी नकल में क्या कहते हैं, I strongly activates the benzene, therefore bromination takes place even in absence of Lewis acid FeVr3। अब लेकिन अगर वहां मुझे मोनोब्रोमोफिनॉल बनाना था तो मैंने क्या किया था, ब्रोमीन को क्लोरोफॉर्म में या कार्बन डाइसल्फाइड में या CCl4 में ले लिया था, वहां मोनोब्रोमो बन गए थे। तो यहाँ पे भी मैंने सोचा कि ऐसे हो जाएगा क्या, तो यहाँ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, उसकी मर्जी नहीं हो रहा। फिर क्या करें, हमें तो मोनोब्रोमो एनिलीन चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें तो मोनोब्रोमो ही चाहिए। मोनोब्रोमो ही चाहिए तो क्या करोगे, ये आपका एनिलीन है, इससे बोला कि तेरे को मोनोब्रोमो एनिलीन बनना है, ऑर्थोब्रोमो एनिलीन। और तो इसने कहा मैं तो बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग हूँ। हमने कहा अभी तेरे पंख काटते हैं, यानी तेरा एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम करते हैं। तो हमने इसका एसिटाइलेशन कराया। ये क्या आप तो सीख गए बहुत बढ़िया से कि HCl ही निकलता है जब एसिटाइलेशन कराते हैं। तो क्या बन गया, N पे लोन पेयर है, H NH, और यहाँ कौन, इसका नाम लेमिनेट पेज पे स्पेशली कराया था, एसिटानाइलाइड, यही थी स्पेलिंग। अब एसिटाइनाइलाइड में N पे लोन पेयर है, इसमें भी N पे, तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और ये भी। तो अब इसका हमने ब्रोमिनेशन कराया, और ब्रोमिनियन शायद एसिटिक एसिड ले रखा, FeVr3 अब भी नहीं लिया, और क्या बन गया, NHCOCH3, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। तो हमने ऐसे हिंदी में बोला, वी हैव डिक्रीज्ड एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप बाय एसिटाइलेशन। तो हमने बोला हमें ऑर्थोब्रोमो एसिटाइनाइलाइड नहीं चाहिए था, हमें पैरा ब्रोमो एसिटाइनाइलाइड नहीं चाहिए था, हमें तो एनिलीन चाहिए थे ऑर्थो पैरा वाले। तो हमने बोला घबराओ मत, हम इनका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो देखो यहाँ से काटो, इधर H दे दूं और इधर, तो मुझे इसे भगाना है, NH रह जाए, तो उसे भगाने के लिए क्या करूं, बेस, समझ रहे हो या नहीं। तो क्या बन गया, NH2 और एक बार पैरा पे ब्रोमो और एक बार ऑर्थो पे, तो ऑर्थोब्रोमोलिन। और एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप इज डिक्रीज बाय एसिटाइलेशन। अब वो पूछा जी एसिटाइलेशन करने से एक्टिवेटिंग डिक्रीज किया, लेकिन क्यों हो गया डिक्रीज, तो वो एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो क्या कहता है कि ये है ना एसिटाइनाइलाइड में, हाँ जी यही है, तो ये बोला कि मैं इधर तो रेजोनेंस करता ही हूँ, इधर मतलब रिंग की तरफ, तभी तो मैं ऑर्थो पे अटैक्टिंग हूँ, लेकिन मैं इधर भी करता हूँ, तो इधर भी कर रहा हूँ और उधर भी कर रहा हूँ, और पहले सिर्फ इधर ही कर रहा हूँ, तो अब इसकी एक्टिवेटिंग इफेक्ट पहले से कम हो गया होगा या नहीं। तो आपने ये फोटो बनानी होती है कि एसिटाइलेशन होने के बाद एसिटाइनाइलाइड में ये फंक्शन ग्रुप आ गया रिंग पे, और वो इस तरह का रेजोनेंस भी करता, ड्यू टू विच इट्स एक्टिवेटिंग इफेक्ट, इस बेंजीनिक एक्टिवेटिंग इफेक्ट डिक्रीजेस। तो अच्छा सा क्वेश्चन है, हाउ विल यू ऑब्टेन मोनोब्रोमो एनिलीन, या ऐसे करके व्हाई एनिलीन इज फर्स्ट एसिटाइलेटेड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑर्थो पैरा ब्रोमो एनिलीन। आगे हर तरह से समझ में कहानी या नहीं। फिर हमने बोला नाइट्रेशन कराया तेरा, तो वहां पे क्या हुआ था, डाइल्यूट HNO3 से कराया था, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बन गया था। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई थी, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई थी। ऑर्थो वाले का बीपी इसलिए कम रह गया था, पैरा वाले में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो गई थी, तो उसका बीपी ज्यादा हो गया था। हमने बोला नाइट्रेशन यहाँ भी तेरा डाइल्यूट HNO3 से करा दे, तो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, और कहता नहीं, तो क्या हुआ, कहता उतना एक्टिवेटिंग नहीं हूं मैं जितना OH है, अजीब आदमी है। हमने बोला फिर कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 से करा दे, कहते हाँ उससे करा दो। हमने बोला जब करा देंगे तो क्या बनेगा, ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन और पैरा नाइट्रोएनिलीन बनना चाहिए, हाँ या नहीं, क्योंकि NH2 ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या नहीं। तो एक बात तो ये है, ये जरूरी हर बार मेंशन नहीं होती है, हालांकि टेम्परेचर देखो 273 15 डिग्री के आसपास लो टेम्परेचर ही है। तो यहाँ पे ऑर्थो भी बना, पैरा भी बना, अनएक्सपेक्टेड मेटा भी बन गया, और ऑर्थो सिर्फ 2%, और मेटा जो बनना ही नहीं चाहिए था वो, फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों बन गया। तो नाइट्रेशन कराते हैं कॉन्क HNO3 प्लस, तो ये एसिड है, और एनिलीन, तो कह रहा है इन एसिड ने एनिलीन का एनिलीनियम आयन बना दिया, एनिलीन का, और एनिलीनियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग, एन पे तो लोन पेयर बचा नहीं, तो इसलिए अनएक्सपेक्टेड मेटा प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बिकॉज unexpected meta product is formed because aniline gets protonated to form anilinium ion which is meta directing, therefore unexpected meta nitroaniline is one of the product। हो गया, वो कह रहा जी नहीं मुझे तो ये मेटा मेटा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ पैरा वाला ही चाहिए। ज्यादातर में पैरा मेजर होता है ना, ये ऑर्थो पैरा जब दोनों बनते हैं उनमें भी ज्यादातर क्या पैरा मेजर होता, तो मुझे तो सिर्फ पैरा वाला चाहिए, क्या करें। तो फिर से एसिटाइलेशन करा के एसिटाइनाइलाइड बनाओ, फिर एसिटाइनाइलाइड का नाइट्रेशन कर दो, तो वहां पे ऑर्थो नाइट्रो एसिटाइनाइड और पैरा नाइट्रो एसिटाइनाइड बनेगा, जिनमें पैरा वाला मेजर होगा, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करा दो, तो आपको मेजर प्रोडक्ट पैरा नाइट्रो एनिलीन मिल जाएगा। आया क्या, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, अच्छा मैं अनएक्सपेक्टेड मेटा वाला प्रोडक्ट,
एनिलीन में और खास क्या था नाइट्रेशन के बाद? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन किससे कराते हैं यूजुअली हम? कॉन्क H2SO4 से। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर SO3H आके लग जाएगा, लेकिन बोला वो बात की बात है, मैं बेस हूँ तुम एसिड हो, और क्योंकि मैं बेस हूँ तुम एसिड हूँ तो इसलिए हम दोनों मिलके सॉल्ट बनाते हैं, और इस सॉल्ट का नाम हमने पढ़ लिया था इस लेसन की शुरुआत में, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को हमने अगर हीट कर दिया तो यहाँ पर H है, यहाँ से एक H, इन तीन में से एक H और इन चारों में से एक O, वाटर यहाँ से निकल जाता है और आपके पास बन गया NH2SO3H, और इसका नाम पैरा सल्फानिलिक एसिड, इन्होंने इसका कॉमन नेम रख दिया। अब इसके साथ खास क्या है, स्पेशली एक्वा सॉल्यूशन में पढ़ा हो तो ये H+ यहाँ से निकल के यहाँ माइग्रेट कर जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड वाली हिस्सा या एसिड वाला हिस्सा कहता है मैं H+ दूँ, दे दे भाई, ये बेसिक नेचर का कह देता मैं H+ लूँ और लेके बन गया, इसको नाम सिटेराइन या फिर इंटरनल सॉल्ट या फिर डायपोलर आयन भी बोल देते हैं, ज़्यादा पॉपुलर क्या सिटेराइन। बीच में कोवेलेंट है सब कुछ, एक कोने पे कैटायन कोवेलेंटली बॉन्डेड वो भी, और एक कोने पे एनायन, तो ये आपका जो होगा एक्वा सॉल्यूशन में अगर पड़ा है तो वहां से माइग्रेट कर जाएगा। अब ये एंड एसिडिक या बेसिक? ये वाला एंड, अब ये एंड एसिडिक है, ये एंड बेसिक था, H+ लेने के बाद अब ये H+ फर्दर तो दे सकता है, तो ये एसिडिक और ये बेसिक, तो एम्फोटेरिक हो गया क्या? एज अ होल ये स्पीसीज एम्फोटेरिक, एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी। और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ये दिखाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि एनिलीन का एन ल्यूइस एसिड AlCl3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के उसको कॉम्प्लेक्स बना के ब्लॉक हो जाता है। बोलो ध्रुव जी दिख गया क्या? तो मेरा ख्याल एनिलीन का किस्सा तो इतना ही था। BDC की बात शुरू होती थी इसके बाद, BDC बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, NH2 कल परसों में भी पढ़ लिया क्या ट्रीट कर रहा है, NaNO2 प्लस HCl एंड टेम्परेचर शुड बी 0 to 5 डिग्री या फिर लिखा हो आइस कोल्ड, तो पता नहीं क्या जादू है, सीधा ये बन जाता है, ऐसे भी लिख देते हैं और जब जी में आए जैसा मतलब इन्हें अपना निकालना हो उस हिसाब से काम कर ले। इसका नाम बेंजीन डायाजोनियम, ईएम आ गया क्योंकि प्लस है, और क्लोराइड आइड आ गया क्योंकि नेगेटिव है, तो दिस इज BDC बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। इसमें एक रिएक्शन जो मेरी बुक में तो नहीं दी हुई, अगर मैं इस कंपाउंड का रिएक्शन NaNO2 प्लस H3PO2 से कराऊं HCl की जगह, तो सीधा बेंजीन, कुछ याद हो किसी को? BDC को जब हम H3PO2 फॉस्फेनिक एसिड से रिएक्ट कराते थे तो ये रिड्यूस हो जाता था किसमें? बेंजीन में, तो यहाँ अगर हमने HCPO2 ले लिया तो सीधा बेंजीन ही बन गया, और यही काम कौन करा सकता था? C2H5OH। तो ये दो रिएक्शन इसकी बड़ी अजीब है, जैसे तो 4-5 अजीब है, चारों पांचों करने जा रहे हैं, उनमें से कोई भी एक्स हमारी गड़बड़ होती है, अच्छी तैयारी नहीं की तो इसका खुद का क्या हो गया होगा? इसने इसको तो क्या किया रिड्यूस, तो खुद किया हुआ होगा ऑक्सीडाइज, तो इथेनॉल ऑक्सीडाइज होके इथेनॉल ऑक्सीडाइज होके इथेनॉल, बोला आ रहा है क्या? अब BDC की 2-4 खास रिएक्शंस और क्या थी, एक मिनट एक बात और कर लो, अगर मैं ऐसे बोलूँ इन जनरल एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट, अगर AR के नाम पे ज्यादातर क्या रखना है? फिनाइल N2 X नेगेटिव, तो X नेगेटिव का नाम Cl नेगेटिव रखा तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, Br रखा तो बेंजीन डायजोनियम ब्रोमाइड, HSO4 नेगेटिव रखा तो बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, मजबूरी। और जो हम भूल जाते हैं अक्सर वो ये, अगर X की जगह ये लिख दिया तो बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन पर N2BF4 लगाया तो क्या बोलना? बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब इसकी रिएक्शंस के नाम पे जो परेशान करने वाली तीन खास रिएक्शंस हैं वो क्या? अगर आप इसे फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड कह रहा, ये एक तरह से H+ और ये Cl नेगेटिव निकल लिए और आपका बन गया N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, जिसका नाम था बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब इससे खास है, वो पेपर में आती है तो अक्सर बहुत कम लोग अटेम्प्ट करके आते हैं, इसको अगर हम सिंपली हीट करते हैं तो इसको सिंपली हीट करने पे इसमें से N2 निकल जाता, BF4 में से BF3 निकल जाता, क्या रह जाता? सिर्फ और सिर्फ एक F। तो हमने जब हेलो कंपाउंड्स पढ़े थे एरोमेटिक हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स वाले चैप्टर में, उसमें भी इसने फ्लोरोबेंजीन बनाने का कोई तरीका नहीं दिया था, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन सेंडमेयर से, और आयोडो वाला या तो BDC का KI से, और या फिर बेंजीन का I2 के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ HNO2 या HiO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद आया? फ्लोरोबेंजीन का तब भी कोई नहीं बताया था, तो फ्लोरोबेंजीन का अकेला तरीका ये यहाँ आके पढ़ा रहा कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को आप पहले बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट बनाइए, हीट करके वो फ्लोरोबेंजीन बनता है, और इस रिएक्शन को बाल्श-शीमन रिएक्शन कहते हैं, और ये नाम मेरी NCERT में नहीं दिया हुआ, यानी ये रिएक्शन एज ए नेम रिएक्शन मेरे पेपर में स्कूल बोर्ड के नहीं आ रही, रिएक्शन तो आ सकती है एज ए नेम रिएक्शन नहीं आएगी। हो गया। और क्या खास था इसका, अगर इस बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट को NaNO2 कॉपर के साथ हीट कर दें, फिर कोई जादू वादू होता था, और जादू क्या था, ये कंपाउंड नाइट्रो बेंजीन बन जाता।
तो नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन बनाना तो एक स्टेप का काम किससे, नाइट्रोबेंजीन को SnHCl या FeSCl से रिड्यूस करा दो, NO2 विल रिड्यूस टू गिव NH2। लेकिन अगर वो एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बनाओ तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मुझे नहीं बढ़ा रखा जो NH2 का NO2 बना रहा हो, तो फिर मेरे को लंबे रास्ते अडॉप्ट करने पड़ेंगे। उन लंबे रास्तों में से एक रास्ता क्या कि आप डाइजोनियम क्लोराइड का बनाओ एनिलीन का, फिर उसका और फिर NaNO2 कॉपर से बना दो। और तरीके और भी हो सकते हैं उसके इसमें। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ नहीं एनिलीन से मुझे तो नाइट्रोबेंजीन बनाना, तो मेरे को क्या करना है, मैं इसका BDC बनाऊँ, फिर इसका इथेनॉल से बेंजीन बना दूँ, और बेंजीन का मैं सिंपल नाइट्रेशन कर दूँ तो भी बन गया नाइट्रोबेंजीन। तो यानी कि यही एक तरीका है, लेकिन ये रिएक्शन अपने आप में पेपर में एक बार आई और बहुत ही कम कॉपीज में अटेम्प्टेड। बाकी तो छिटपुट रिएक्शन थी, पीछे भी आप पढ़ चुके। अगर Na2Cl को वाटर के साथ वार्म करते थे तो क्या होता था, और मीडियम भी H+ रख देते थे तो फिनॉल बन जाता था। वार्म मतलब यहाँ पे इसने 298 केल्विन को ही वार्मिंग कहा था, क्योंकि ये आइस कोल्ड पे है 0 to 5, तो 0 to 5 को से 25 डिग्री पे लाना भी वार्म करना ही हुआ था, सीधा फिनॉल बन गया था। मीडियम एसिडिक क्यों रखा था, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन हो सकता है। कपलिंग रिएक्शन पढ़ी थी और पढ़ेंगे दोबारा। तो कपलिंग रिएक्शन में बचा हुआ BDC बने हुए फिनॉल के साथ एजोडाई बना सकता है, लेकिन उसको मीडियम चाहिए होता बेसिक, हमने यहाँ मीडियम कर दिया एसिडिक, तो साथ में कपलिंग रिएक्शन नहीं हो पा रही होगी, मेरी गाड़ी फिनॉल पे अटक जाएगी। तो यहाँ पे मीडियम एसिडिक करने का क्या फायदा कि फिनॉल फॉर्म्ड डज नॉट रिएक्ट विद BDC अंडरगोइंग कपलिंग रिएक्शन टू फॉर्म एजोडाई। और रिडक्शन वाली तो करा ही दी है। एक दो किस्से आप पढ़ चुके, बार बार थक लिए पढ़ के, सेंडमेयर्स और सेंडरमेंस और गेटरमेंस, वो इसी के साथ तो होती है या नहीं। तो CuXHX लिया तो सेंडमेयर, और N2X की जगह क्या आ जाएगा X क्या हो सकता है इस कहानी में, Cl Br, और साइनाइड भी ले सकते हो, बस साइनाइड के केस में ये HCl के बजाय KCl ले लेता है, ठीक है। और अगर मैं HX के साथ कॉपर पाउडर लूँ तो फिर बनेगा तो यही, लेकिन इस बार रिएक्शन का नाम गेटरमैन स्कॉच रिएक्शन या नहीं सिर्फ गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन स्कॉच में तो CHO ग्रुप आता था बेंजीन में, COHCl से रिएक्ट करा के। तो मेरा ख्याल सारी रिएक्शंस हो गई, एक रह गई, कपलिंग तो है ही, एक ये रह गई कि अगर आप इसको KI के साथ हीट करते थे, इस रिएक्शन का नाम कुछ नहीं था लेकिन ये आयोडोबेंजीन बनाता था, ना ये सेंडमेयर्स है ना ये गेटरमेंस है, बस सिंपली है कि KI से हीट करने पर आयोडोबेंजीन। कपलिंग रिएक्शन में क्या था, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव की रिएक्शन आप एक ऐसे कंपाउंड से करा रहे हैं, इसमें G जो है वो बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग है, G जो है वो, तो OH लगा सकता हूँ, NH2 लगा सकता हूँ, NO2 लगा सकता हूँ, नहीं वो तो बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटिंग है। समझ में आ गई बात। तो क्या होगा जब ये बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग है तो मोटे तौर पे क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा तो मोस्ट प्रोबेबली उस पर लोन पेयर होगा, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा तो ये पैरा पोजिशन का H हटके ये वहां आके लग जाएगा, तो ये किसका काम कर रहा है। तो कपलिंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एरोमेटिक कंपाउंड जो है, जो बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग कंपाउंड जो है, इधर लाके बना दिया मैंने इसको, इसकी पैरा पोजिशन पे आके इलेक्ट्रोफाइल के नाम पे कौन लग गया। तो दो तरह से बात करता है कि इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप मतलब छोड़ के जाने वाला। क्यों भाई, कैसे कि देखो इतनी आसानी से हटके इसकी जगह H आ गया, इसी आसानी से इसकी जगह हटके OH आ गया, इस सबकी हर जगह हटके इसमें X आ गया, इसकी जगह हटके I आ गया। तो एक तो इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, और दूसरा दिस बेंजीन डायजोनियम एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। कपलिंग रिएक्शन इज द केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और G का नाम अगर OH हो जाए तो इसका ये कंपाउंड फिनॉल है, तो O ऑरेंज, समझ गए। तो अगर यहाँ पे OH लगा होगा तो नाम क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन। मैंने क्या कर दिया, ये यहाँ पे Cl की जगह रिंग था ना, ये आया। तो इतने कंपाउंड को कहते हैं एजोबेंजीन, इतने कंपाउंड को, तो ये क्या हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और अगर G का नाम NH2 हो जाए तो पैरा एमिनो एजोबेंजीन, हाँ या नहीं। और उस केस में कलर येलो, तो ऑरेंज के O से मुझे कलर ध्यान रखा जा सकता है, नहीं तो इन जनरल कपलिंग रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं दे आर ब्राइट कलर डाइस। टेस्ट की तरह यूज करेंगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस में चैप्टर। उसने एनिलीन दे दिया और इथाइलमीन दे दिया, कहता है डिस्टिंग्विश करो, दोनों प्राइमरी अमीन है, ना तो हिंसबर्ग कुछ कर पाएगा ना कार्बाइलमाइन रिएक्शन कुछ कर पाएगी, क्योंकि दोनों, तो फिर क्या करूंगा, दोनों में मैं BDC डाल दूंगा, आइस कोल्ड और अल्कलाइन मीडियम। तो एनिलीन वाले केस में तो BDC दोनों में डालने से एनिलीन वाले केस में तो ब्राइट कलर डाई बन जाएगी, और इथाइलमीन वाले में नो रिएक्शन, तो BDC अपने घर से बनाया डाल देंगे, समझ गए। यानी हम डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं, BDC आया। देखो सर, एक मिनट के लिए यहाँ पे सब बढ़ा दिया। BDC जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, स्टेबल इन कोल्ड बट रिएक्ट्स विद, पढ़ लिया। बेंजीन डायजोनियम फॉर्म वाटर इनसॉल्युबल है लेकिन स्टेबल एट
दोनों उल्टा होगा एक दूसरे के लिए। सेंट मेयर्स गेटरमेंस पढ़ा दिया, सेंट मेयर्स का एडवांटेज क्या था, यील्ड इसमें हायर आती थी। बाल्शिमेन पढ़ा दिया, H3PO2 पढ़ा दिया, H3PO2 के नाम हाइपोफॉस्फोरस एसिड और फॉस्फेनिक एसिड। नोट कर लेना, ये अगर नाम से कहीं आ जाता है मुड़ जाते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस कई सारे एसिड बनाता है, H3PO2, H3PO3, H3PO4। H3PO2 इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फिर फॉस्फेनिक एसिड। इथेनॉल से कराया तो भी दोनों केस में क्या बना, बेंजीन। ये बात इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल खुद का क्या बन गया, इथेनॉल। इसको कोई बढ़िया क्वेश्चन डिजाइन करने में इस्तेमाल कर सकता है, समझ गए, कि जी वो द कंपाउंड फ्रॉम द साइड प्रोडक्ट फ्रॉम गिव्स टॉलरेंस टेस्ट, समझ गए। अब तक क्वेश्चन ने ऐसा डाला नहीं है लेकिन डाल सकता है। अब आपका ये वाटर हो गया, ये हो गया, कपलिंग रिएक्शन हो गई। अब ये जरा सी इंपॉर्टेंट बात है जो सालों से इन्होंने पूछी नहीं है, कि हमने बोला एलिफेटिक डायजोनियम जो है वो तो अनस्टेबल है, कल करा के तो भेजा था। एलिफेटिक डायजोनियम जो है वो अनस्टेबल है, खुद ही हाइड्रोलाइज होकर अल्कोहल बना देता। लेकिन एरोमेटिक वाले BDC स्टेबल है 0 to 5 डिग्री। क्यों स्टेबल है, जवाब है कि डायजोनियम आयन जो है उसमें रेजोनेंस हो जाती है, तो इसकी रेजोनेंस जो है एरीन डायजोनियम आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, देयरफॉर इट इज समवॉट स्टेबल एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये पेपर में अगर आ गया तो हमारे से रेजोनिक स्ट्रक्चर बनेंगे नहीं, चांस बहुत कम है कि वो आपसे कहे कि सीधा ये तो पूछ रहा था वाई इट इज स्टेबल, तो हम कह देंगे इट इज, और मोस्ट प्रोबेबली हमारा काम इतने में चल जाएगा। तो देखो BDC ऐसा है, एन के पास ऐसे जब यहाँ था तो एक लोन पेयर था या नहीं, ये नेगेटिव की तरह गया होगा ना, तो इसलिए प्लस तो दबाया होगा, तो एन पे भी लोन पेयर है, प्लस वाले एन पर भी लोन पेयर है। तो अब इसने जो हमारे साथ चाल खेल कहते हुए शुरू किया, इसने बुक वाले ने कुछ उटपटांग सा छापा हुआ, समझ नहीं आता, तो आप यहाँ से खेल शुरू करना। अगर यहाँ से खेल शुरू किया तो क्या होगा, इस एन पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये इधर आया तो यहाँ 3 बॉन्ड, और एन पर ये कुछ हो जाएगा या नहीं। अब नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी तो 4 ही हो सकती है, नाइट्रोजन मैक्सिमम NH4 पॉजिटिव है, नाम नहीं सुना हुआ, तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी तो 4 ही हो सकती है। अंदर ये पाई बॉन्ड है, ये भी मैं चल रहे हैं खेल दिखाने को, तो खेल कैसे दिखाएं, बोले मैं यहाँ आ रहा हूँ, अब ये यहाँ आ रहा हूँ तो नाइट्रोजन के बॉन्ड 5 हो जाएंगे, मैंने कहा तुझे आगे धक्का देना पड़ेगा अगर तू आ रहा है तो। चाल समझ आई, तो जब इसको आगे धक्का दे दिया तो बस फिर तो कोई खेल बचता नहीं, आप कर ही लेंगे आगे का खेल। तो यहाँ आ गया प्लस, यहाँ N, ये N पर एक लोन पेयर पहले से ही था, एक इधर से और आ गया, और इसका पॉजिटिव एज इट इज रह गया, क्या ध्यान दो, एक बॉन्ड इधर गया, एक बॉन्ड इधर आया, तो ये तो बेचारा वैसा का वैसा रह गया, समझ गए। अब आगे का खेल तो चला लोगे, ये इधर यहाँ प्लस, फिर ये इधर तो यहाँ प्लस, एटसेट्रा करके छोड़ दो, नहीं तो